हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट्स। बड़ा ही शानदार चैप्टर है, मज़ेदार है, एकदम ज़बरदस्त चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बेसिकली समझ में आएगा कि भारत में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो एकदम लोकल लेवल पर जो डेमोक्रेसी है, एकदम लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नेंस होती है, ये आखिरकार होती कैसे है। ठीक है, गांव में किस तरीके से चीज़ें काम करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, एंड सेम टू सेम लेवल पे हम लोग जो सिटीज़ में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसके बारे में जो एक बेसिक जो जनरल आइडिया होना चाहिए वो इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन में हम इस पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो डिस्कस करे गए हैं उसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार चलिए इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला हुआ है दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने 7 चैप्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, इस पूरी बुक के 7 चैप्टर हमने खत्म कर चुके हैं, यानी कि यार आधे से ज़्यादा बुक तो हम लोगों ने कवर कर ली है ना। जब आधे से ज़्यादा बुक कवर कर ली तो उसमें मेजरली हमने क्या अंडरस्टैंड करा, हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरीके से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या नेशनल गवर्नमेंट कह लो, वो हमारे पूरे भारत देश को देखती है ना। ये हमने समझा, उसकी पावर्स को समझा, उसमें जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हमने समझी, पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ समझा। सिमिलरली स्टेट लेवल पर भी हमने बात करी। ठीक है, हमने ये देखा जब हमने पिछले वाले चैप्टर में फेडरलिज्म को कवर करा तो फिर हमने अंडरस्टैंड करा कि जो स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। एंड थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये अंडरस्टैंड करा कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 2 प्रकार की गवर्नमेंट ऑलरेडी बनाई गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पहले नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई थी एंड साथ ही साथ में स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई थी, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। तो ये चीज़ तो स्टार्टिंग से थी हमारे यहाँ पर, नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट जो थी स्टार्टिंग से थी। बट स्टार्टिंग से जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली नहीं थी। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से थी। इनडायरेक्ट का मतलब आ जाता है कि डीपीएसपी में थोड़ा सा बात किया गया था कि जब भी भारत के पास इतने रिसोर्सेस होंगे कि भारत थर्ड लेवल पर भी अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, तो फिर तब जो है इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन पर्टिकुलर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते हुए लोकल लेवल पर गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से डीपीएसपी में ये एक तरीके से डायरेक्टिव दिया गया था, बट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोकल लेवल पर गवर्नमेंट सेटअप नहीं करी गई थी। ठीक है, तो 2 लेवल पर गवर्नमेंट थी, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट नहीं थी। बट हमें समझने की भी तो ज़रूरत है ये कि ऐसा तो नहीं है ना कि लोकल लेवल पर कोई इश्यूज नहीं होते होंगे, है ना। सो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट इवन एट द लोकल लेवल देयर शुड बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लोकल अफेयर्स, है ना। हर गांव के लेवल पर अगर आप जाकर के देखो या इवन शहर के लेवल पर भी अगर आप जाकर के देखोगे तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, किसी भी गांव में चले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, कहीं पर पानी की कमी हो सकती है, कहीं पर आज भी रोड्स नहीं है। ठीक है, कहीं पर स्कूल्स नहीं है, बच्चों को जो शहर है वहाँ पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, और आने जाने में ही 2 से 4 घंटे चले जा रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं है ढंग के। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी क्या ज़रूरत पड़ रही थी, लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की ज़रूरत लग रही थी। क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक गाँव में कोई समस्या है तो फिर जो हमारी सेंट्रल लेवल है, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आकर के उस गांव में लोगों उसकी बात सुन रहे हैं, हाँ भाई आप बताइए अपनी समस्या क्या है। उतना टाइम नहीं होता, और ना ही उनके पास ये सारी चीज़ों को देखने का समय भी नहीं होता, और उनके पास बहुत बड़े मेजर इश्यूज़ हैं, डिफेंस का इशू है। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स का इशू है, ये इतने बड़े नेशनल लेवल के इशू है कि उनको वो सारे काम ही करने होते हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरे राज्य को देखना पड़ता है। तो जब पूरे राज्य को देखना पड़ता है तो केवल एक स्पेसिफिक गांव की समस्याओं को सुनना स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो लोकल लेवल्स पर जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस
वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें करना चाहिए। और इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, इसलिए धीरे धीरे हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स को धीरे धीरे क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, हम पूरा ये सारा स्ट्रक्चर समझेंगे कि पूरी हिस्ट्री क्या है लोकल गवर्नमेंट्स की, कब पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे, साथ ही साथ धीरे धीरे ये समझेंगे कि कैसे हमारे लोकल गवर्नमेंट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड करा कि इसमें हम ये समझ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोकल अफेयर्स ऐसे हैं जो एड्रेस करने के लिए, जिनको एड्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट जो हमारी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, 3 टायर मॉडल का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, नगर पंचायत क्या है ना। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया हम लोगों को है, नाम सुना हुआ है हम लोगों ने, लेकिन इनके बारे में और ज़्यादा जो डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या काम करते हैं, इनमें कौन लोग होते हैं, किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है, क्या इनकी पावर्स है, क्या इनके फंक्शन है, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल 3 मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब 3 मेजर ऐसी थीम्स हैं जो हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे हमने जनरल आइडिया समझ लिया कि अगर लोकल प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन भी लोकल होना चाहिए, उसको देखने वाले भी लोकल ही लोग होने चाहिए, इसीलिए हमें क्या चाहिए, लोकल गवर्नमेंट चाहिए, है ना। ये चीज़ तो हमने समझ ली, लेकिन इसके अलावा भी 2 से 4 और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम समझेंगे, ताकि हम समझ सकें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने 1992 के आसपास किया, उसके बाद से जो हमारे लोकल गवर्नमेंट थे, लोकल गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, यानी कि संविधानिक तौर पर उनको रिकॉग्नाइज किया गया। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ पर, उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ठीक है, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या है उसको समझेंगे, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के फंक्शंस क्या है, क्या क्या पावर है इनकी, इनको भी बहुत क्लैरिटी के साथ में समझेंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ना एक पूरा जो जनरल आइडिया होना चाहिए कि गाँव के स्तर पर चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है, वो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेंट्रल लेवल पर पता है, ठीक है, पार्लियामेंट कैसे कानून बना रही है, कैसे डिस्कशन हो रहा है, सारी चीज़ें पता है, स्टेट लेवल पर भी पता है। सेम टू सेम चीज़ अब हम यहाँ पर समझेंगे कि गांव में चीज़ें कैसे हो रही है, एंड मतलब ग्राम पंचायत के लेवल पर चीज़ें कैसे हो रही है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लेवल पर चीज़ें कैसे हो रही है। ठीक है, आई होप एक जनरल आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है कि वाई लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट्स की आखिरकार ज़रूरत क्या है, क्यों गांव के लेवल पर गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है, या क्यों म्यूनिसिपैलिटीज़ या शहरों के लेवल पर हमें गवर्नमेंट्स की आखिरकार ज़रूरत है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर 2 स्टोरीज़ दी गई है। ठीक है, 2 स्टोरी दी गई है। एक स्टोरी आती है, पहली स्टोरी आती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से आती है, एंड दूसरी स्टोरी अगर आप देखोगे तो वेंगई वसाल विलेज से आती है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये स्टोरी वैसे आप सिंपली खुद रीड कर सकते हो। मैं क्या करूँगी, मैं केवल समअप करूँगी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने लायक, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केवल मैं उसको बताऊँगी। उसको कवर अप करते हुए हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, हम एनालाइज करेंगे कि आखिरकार इस स्टोरी से, ये जो 2 स्टोरी दी गई है, उनसे हमें क्या समझना है, और वो हमारे इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी किसकी है, फर्स्ट स्टोरी गीता राठौर की है। गीता राठौर कौन थी, सरपंच थी, इलेक्टेड सरपंच थी। कहाँ से थी, जमोनिया तालाब नाम की जो ग्राम पंचायत है, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, वहाँ से गीता राठौर क्या थी, सरपंच थी। ठीक है, तो स्टोरी समझिएगा, सुनते चलिएगा। तो गीता राठौर को सरपंच के तौर पर अपॉइंट किया गया 1995 में, रिजर्व सीट में। ठीक है, तो रिजर्व सीट में थी, पर फिर दोबारा से क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, एडमायरेबल वर्क करा, तो इसकी वजह से दोबारा से उनको इलेक्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि गीता राठौर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर, आगे आई, और उन्होंने अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट कदम थे वो भी उठाए। साथ ही साथ में जहाँ जहाँ पर कोई भी इश्यूज आता था गांव में, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करी। जैसे कि वाटर टैंक्स को रिनोवेट करना हो, वो किया गया, क्योंकि देखो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी लोगों के लिए। तो वाटर टैंक को रिनोवेशन किया गया, ताकि उस गांव में हमेशा पानी रहे। स्कूल बिल्डिंग को बनाना हो, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है।
ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है उस गांव में रहने वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए बिल्डिंग बनाई गई, स्कूल बिल्डिंग। फिर उसके बाद विलेज रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया ताकि उस गांव में कनेक्टिविटी हो सके, है ना, आसपास के गांव के साथ और बड़े बड़े शहरों के साथ कनेक्टिविटी मिली उस गांव को। फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा था, जो वुमेन्स के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई ताकि उस गांव में रहने वाली जो वुमेन है वो भी अपने आप को क्या कर सके, सेफ फील कर सके और अपनी लाइफ को वो सही तरीके से जी पाए। साथ ही साथ उन्होंने और गीता राठौर ने इनिशिएटिव क्या क्या लिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है, कि किसी भी गांव में देखो आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो गाँव के लोग जनरली एनवायरमेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सचेत होते हैं, ठीक है। तो उसी सचेत और ज़्यादा उस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए भी उन्होंने काम किया और एफॉरेस्टेशन को इनकरेज किया, वाटर मैनेजमेंट के लिए इनकरेज किया। तो एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ लगाना, तो सारे ग्रुप्स को, सब उस गांव में रहने वाले सभी लोगों को एक साथ लेकर के आया गया, उन सभी से क्या किया गया, पौधारोपण किया गया, यानी कि एक तरीके से प्लांटेशन करवाया गया, प्लांटेशन ड्राइव वहाँ पर होती है। एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने हैं, सपोज कोई ऐसा कुआं है जो एक तरीके से काफ़ी पुराना है तो उसको रिनोवेट किया गया, ठीक है, और नए पॉन्ड्स बनाए गए ताकि पानी का स्टोरेज हो सके और वो उस गांव में जो पूरे के पूरे जो वाटर रिसोर्स है, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है, ठीक है, उन सब का क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके। तो ये हमने क्या देखा, छोटी सी स्टोरी गीता राठौर की, लेकिन हमने ये देखा कि जब गीता राठौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से अपना रोल अच्छा, पहले स्टार्टिंग में जब उनको रिजर्व्ड सीट से चुना गया, ठीक है, तो विमेन सीट थी, वो विमेन के लिए रिजर्वेशन था उस पर्टिकुलर एरिया में, तो जब वहाँ से चुन करके आई, अच्छा काम किया, फिर दोबारा से चुनी गई और दोबारा से चुनने के बाद भी इतना बढ़िया तरीके से जो उस गांव में जो जो समस्या थी, जो जो बड़े लेवल पर वहाँ पर काम करना था एंड जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करना था, वो सारा किया वहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमने क्या अंडरस्टैंडिंग करी, इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमने अंडरस्टैंड करा विमेन का रोल इन पंचायत, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मतलब पहली चीज़ जो है कि विमेन किस तरीके से एक पंचायत क्षेत्र को, अपने गांव को डेवलप कर सकती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये पढ़ा कि विमेन लीडरशिप का रोल क्या है किसी भी एक गांव की डेवलपमेंट में, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर ये जानी कि जो किसी भी गांव में जो इश्यूज़ होते हैं या किसी भी गांव में जो ग्राम पंचायत की भूमिका होती है, जो रोल होता है, कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, वो क्या होता है, हमने ये अंडरस्टैंड करा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को देखा। हमने ये देखा कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, हमने देखा कि वहाँ पर लोग एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सब लोग एक साथ आकर के पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अपने यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से मिलकर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या देखा कि उस गाँव के सभी लोग मिलकर एक साथ उस गांव की तरक्की के लिए, उस गांव के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन तरीके से हमने इन तीन पॉइंट्स को हमने क्या करा, अंडरस्टैंड करा और थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्टोरी को एनालाइज करा। सिमिलरली एक और विमेन अचीवर की हमारे पास स्टोरी है एंड वो स्टोरी कहाँ से आती है, ग्राम पंचायत ऑफ वेंगई वसल विलेज, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इनकी स्टोरी क्या है, सेकेंड विमेन अचीवर की जो स्टोरी है वो क्या है, देखते हैं। बस स्टोरी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था। हुआ ये था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लैंड, कुछ जो लैंड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलॉट करने की बात करी। और ये जो लैंड थी ये कहाँ थी, ये उस वेंगई वसल विलेज के क्षेत्र में पड़ती थी, ठीक है। उस ग्राम पंचायत का जो वेंगई वसल का जो ग्राम पंचायत का जो पूरा एरिया है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर लैंड थी और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये पर्टिकुलर लैंड किसी और को दे दो, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे दो, ऐसा बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे कांचीपुरम के, उन्होंने ग्राम पंचायत के जो प्रेसिडेंट है, जो कि ये विमेन है, ठीक है, तो इन प्रेसिडेंट को एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोला कि आप उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पर क्या कर दो, साइन कर दो कि सपोज ये वेंगई वसल विलेज है तो उसमें से ये जो पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, ये कहाँ मिल रही है, ये अब आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, रादर ये लैंड किसी और को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलॉट करी जा रही है, ठीक है। इस तरीके से रेजोल्यूशन पर साइन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से ऑर्डर आया। तो फिर क्या हुआ देखते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो किसी भी गांव की लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पूरे गांव के हर व्यक्ति के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है एंड एज अ कलेक्टिव पूरे गांव के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ज़मीन पूरे गांव की है ना। तो गांव का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर सीधा सीधा। तो प्रेसिडेंट ने और ग्राम पंचायत ने क्या करा, दे रिफ्यूज टू पास सच एन ऑर्डर एंड द कलेक्टर इशूड एन ऑर्डर टू एक्वायर द लैंड, ठीक है। प्रेसिडेंट ने, ग्राम पंचायत ने मना कर दिया कि हम कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे कि हम अपनी ज़मीन किसी और को दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दोबारा से बोला कि हम तो एक्वायर कर लेंगे लैंड को, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कुछ इस तरीके से ऑर्डर पास किया। तो क्या हुआ फिर, ग्राम पंचायत कहाँ गया,
ग्राम पंचायत एज वेल एज जो विमेन सरपंच थी वो सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर, क्योंकि देखो गाँव के इंटरेस्ट की बात है, ठीक है, तो सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। तो सब लोग एक साथ आए, उन्होंने क्या करा, मद्रास हाई कोर्ट में वो जा करके अपील किया उन्होंने कलेक्टर के एक्शन के खिलाफ। ठीक है, जब मद्रास हाई कोर्ट में अपील करा तो जो फर्स्ट जजमेंट होता है, जो एक सिंगल जज की बेंच होती है, उन्होंने ये बोला कि नहीं, कलेक्टर का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक है और आपको लैंड देनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर पंचायत दोबारा से जाती है और जो एक हायर बेंच है, हायर बेंच जो है उसमें अपील करती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जो सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ जा करके हायर बेंच में अपील करी जाती है। तो फिर जो डिवीजन बेंच है, जो हायर बेंच है, उसने क्या करा, उसने जो पहले जज ने जो ऑर्डर दिया था, पहला जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, उसको रिवर्स करा। और फिर उसके बाद क्या बोला, जजेस ने ये बोला कि गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंटेड टू नॉट ओनली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पावर्स एंड द पंचायत बट ऑल्सो अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायत। यानी कि जो बड़ी बेंच थी उसी पर्टिकुलर कोर्ट की, पहली बात तो उसने पिछले वाले जजमेंट को कर दिया बर्खास्त कि नल एंड वॉइड है, ये चीज़ गलत है, ये जो कलेक्टर का जो ऑर्डर है ये चीज़ क्या है, गलत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है इस पर्टिकुलर लैंड को ले लेने का, ये क्या कर रहा है, वहाँ के पंचायत की जो पावर है उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, यानी कि उसकी पावर को छीन रहा है। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है पंचायत का, ठीक है, कि पंचायत अगर कोई भी पूरा का पूरा जो ज़मीन है किसी भी एक क्षेत्र में, वहाँ पर ग्राम पंचायत के रेजोल्यूशन से ग्राम पंचायत अगर उस पर साइन करेगी तभी जा करके कोई चीज़ हो सकती है। तो ये उस पर्टिकुलर चीज़ को भी क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा उन्होंने क्या करा, अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें, इस पूरी चीज़ को एनालाइज करें जो वेंगई वेसल विलेज में होती है, तो हमने पहली चीज़ यहाँ पर देखी कि क्योंकि कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात थी, ज़मीन की बात थी, तो सब लोग एक साथ आए। ग्राम पंचायत के जो लीडर्स हैं एंड जो विमेन सरपंच थी वहाँ पे वो भी आए। कहाँ पर गए, हाई कोर्ट के पास अपील किया। अपील करने के बाद फाइनली जो लास्ट जो सेकंड जजमेंट आता है उसमें क्या बोला हाई कोर्ट ने, ये बोला कि जो पंचायती राज का जो डिसीजन है अगर उसको वायलेट किया जाएगा तो क्या है, इट इज़ गोइंग टू बी द ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत। क्योंकि लोगों के राइट्स की बात है, इसीलिए जो पंचायत ने जो डिसीजन लिया है वो एट द एंड क्या किया जाना चाहिए, मानना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इस चीज़ को अगर एनालाइज करो, समराइज करो, तो इससे क्या हुआ, जब इंटरेस्ट की बात आई, पूरे गाँव के इंटरेस्ट की बात आई, तो यहाँ पर उस गाँव के इंटरेस्ट को बचाने के लिए आगे कौन आया, ग्राम पंचायत आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि गांव के लोगों ने उन्हें चुना था कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारे ऊपर कोई समस्याएं आएगी, कोई हमारे अधिकारों को छीनेगा या कोई हमारी ज़मीन को छीनेगा, कोई हमारी खेत को छीनेगा, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप हमारी आवाज़ को उठाओगे और जाकर के हमारी लैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए आप काम करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यही तो लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है, यही तो लोकल गवर्नमेंट है। अगर खुद सोचो, यहाँ पर अगर ग्राम पंचायत ना होती, ग्राम पंचायत जैसी इंस्टीट्यूशन ना होती, तो इनकी रक्षा करने के लिए, इनके राइट्स का, इनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए कौन होता फिर, खुद सोचिए आप। ठीक है, तो ये जो पावर मिली है ना जब से ग्राम पंचायत को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हमने किया, ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो क्रिएशन किया है, उसके बाद से हम ये देखते हैं कि इंडिया में एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो एक रेवोल्यूशन हुआ है, एक क्रांति आई है, एक रिफॉर्मेशन हुआ है। किस चीज़ में, गवर्नेंस की चीज़ में। हमारे यहाँ पर गवर्नेंस और ज़्यादा क्या हुई है, बेटर हुई है। हमारे यहाँ पर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, यानी कि जो लोकल स्तर की जो डेमोक्रेसी है, वो क्या हुई है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है। ठीक है, और यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर इन दोनों स्टोरी से हमने समझी कि बोथ दी स्टोरीज दे आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट, कोई अलग अलग इंसिडेंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस इंडिया, स्पेशली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दैट वाज अकॉर्डेड टू द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन 1993। 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायत्स को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, उसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से हमारे पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या एक तरीके से रेवोल्यूशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब से लोकल गवर्नमेंट को पावर्स मिली है, ठीक है, पहले लोकल गवर्नमेंट्स थी, ऐसा नहीं है कि 1993 से पहले हमारे भारत के किसी भी राज्य में पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं थी, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी थी, बट उनके पास रियल या इफेक्टिव पावर नहीं थे। ठीक है, कहने के लिए बस एक तरीके से क्रिएट कर दिया गया था, कोई रियल पावर उनके हाथ में नहीं थी। बट जब से उनके पास रियल पावर आई, जब से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो हमने क्या देखा, उनकी पावर सही तरीके से वो लोग एक्सरसाइज करने लगे और पावर का यूज़ करते हुए एट द एंड जो लोकल लोगों की जो नीड्स हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या करने लगे, उसको वो प्रोटेक्ट करने लगे जब जब ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम लोकल लेवल पर बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं
कि सारी चीज़ें नेशनल लेवल पर चीज़ें ठीक थी, स्टेट लेवल पर भी चीज़ें ठीक थी, बट कहीं ना कहीं लोकल लोग एक चीज़ों को मिस आउट कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट हो, एक मजबूत सरकार हो, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करे, हमारे लोकल इशूज़ को रिप्रेजेंट करे, एंड हम उनके ज़रिए अपने यहाँ पर अपने पूरे गाँव का डेवलपमेंट कर पाए। तो वो चीज़ जो थी, वो जब से 1993 में हमने पावर्स दी, रियली पावर्स दी हम लोगों ने, एंड डिसेंट्रलाइजेशन किया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किया, तो उस डिसेंट्रलाइजेशन के बाद से हम क्या देख सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स आई वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आई, एंड इफेक्टिव तरीके से वो लोगों के लिए काम करना उन्होंने चालू किया। ठीक है, समझ में आ गया, स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर आप समझोगे, विमेन का रोल हमने समझा कि जब विमेन के लिए क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में विमेन के लिए सीट्स रिजर्व है, तो उसके बाद जब विमेन को अपॉर्चुनिटी मिली तो विमेन ने कितने समझदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए पूरे गांव के लिए काम किया। ठीक है, एंड इस चीज़ को वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा एडमायर भी करा, ये चीज़ हमने समझी। फिर उसके बाद हमने समझी कि जब भी लोकल लेवल पर लोगों के इंटरेस्ट अफेक्ट होता है तो कैसे ग्राम पंचायत और बाकी पूरे लोग एक साथ आते हैं एंड अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अभी हमने समझी। तो अब इस टॉपिक में इसी चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोकल गवर्नमेंट्स की जो आइडिया है, लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एट द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जाम में अगर आएगी इसी तरीके से, इसी लाइन से हम शुरू कर सकते हैं कि व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो गाँव के लेवल पर होती है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। ठीक है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हम लोग देखेंगे आगे। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है विच इज़ क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल, है ना। आप स्टेट गवर्नमेंट के पास सीधा नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते सीधा, लेकिन ना ही आप प्रधानमंत्री या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोज रिप्रेजेंटेटिव्स आपके कौन से हैं, आपके खुद के ग्राम पंचायत के लोग। ठीक है, जो यहाँ पर जो आपके गांव के सरपंच हैं, तो उनके पास हम जा सकते हैं। दैट इज़ वाई जो ग्राम पंचायत होती है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होती है, हम किसी भी कॉमन पीपल के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। एंड वो क्या करते हैं, जो हर व्यक्ति की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको रिजॉल्व करती है। So local government believes that the local knowledge and the local interest they are essential ingredients for democratic decision making. Local government किस चीज़ पर काम करती है, लोकल गवर्नमेंट ऐसे एक प्रिंसिपल्स पर काम करती है कि जो लोकल नॉलेज है और जो लोकल इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लेवल में, किसी गांव के एरियाज़ में डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन मेकिंग करने में। सिंप्लीफाइड इसका मतलब ये है, देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में रियल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो जब से लोकल गवर्नमेंट आई है ना, जब से लोकल गवर्नमेंट आई है, तो एक्चुअली में पूरे के पूरे जो गांव के जो लोग हैं वो सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ पर क्या करना है। ठीक है, जैसे वेंगई वसल जो विलेज है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो अभी हमने सेकंड स्टोरी पढ़ी उसमें क्या हुआ, सब लोगों को लगा कि इससे हमारे पूरे गांव का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि गांव की ज़मीन जा रही है। ठीक है, तो ये गलत है। तो इस तरीके से क्या हुआ, लोगों ने खुद कलेक्टिव तरीके से डिसीजन मेकिंग करी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो, उनका इंटरेस्ट था तो उन्होंने डिसाइड करा कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जब से डेमोक्रेसी आई तो हम लोगों ने जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन करा, तो जो लोकल इंटरेस्ट है और जो लोकल नॉलेज है, क्योंकि गांव के लोगों को पता है ना कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनकी नीड्स उनको ज़्यादा पता है। तो इसीलिए क्योंकि उन्हें सारी अवेयरनेस है कि कहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ पर क्या चीज़ बनानी है, कहाँ पर हमें जो है स्कूल बनाने चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल एक तरीके से कहाँ किस एरिया में बनाने चाहिए, क्योंकि उन सबको लोकल जानकारी है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, इसी जानकारी के बेस पर, इसी लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग करती है। लोगों से पूछा जाता है कलेक्टिव तरीके से, क्या होता है, कलेक्टिव तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पर। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इसी चीज़ को कहा जाता है दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या है, ये एक प्रकार की डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है इंडिया में, जो आज के टाइम में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। बाकी हर जगह पर क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि सब लोग एक साथ बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, गाँव में सपोज़ किसी कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, तो ग्राम पंचायत के साथ में बाकी सब लोग, जितने भी अडल्ट हैं उस गांव के, सब लोग एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और रास्ता निकालेंगे कि क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है तो हमें क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट होती है
वो तो हमने समझ लिया कि लोकल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा नज़दीक है, हमारे लोकल इंटरेस्ट को जानती है, लोकल नॉलेज के अकॉर्डिंगली क्या करती है, काम करती है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेज है कि सबसे ज़्यादा नज़दीक भी है लोगों के, इसीलिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल होती है गवर्नमेंट, क्योंकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली क्या करते हैं एंड मिनिमम कॉस्ट के साथ, बहुत कम समय में एंड बहुत मिनिमम कॉस्ट के साथ अपनी सरकार के पास, यानी कि अपने जो सरपंच है, ठीक है, अपने जो लोकल लेवल में, अगर ब्लॉक लेवल पर जाना है तो वहाँ पर जा सकते हैं, जिले के लेवल पर जाना है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, मिनिमम टाइम के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो यही सेम टू सेम बात यहाँ पर बताई। फिर उसके बाद यहाँ पर गीता राठौर की जो स्टोरी हमने पढ़ी वही यहाँ पर सेम टू सेम बताई गई है। दैट इन द स्टोरी ऑफ गीता राठौर हम लोगों ने नोटिस किया कि जो गीता राठौर का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा क्या था, प्रोएक्टिव रोल था। प्रोएक्टिव रोल होने की वजह से क्या हुआ, प्रोएक्टिव रोल होने की वजह से उन्होंने अपने गांव का बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर क्या किया, डेवलपमेंट किया, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो भी सारी चीज़ें करी, है ना। सिमिलरली वेंगई वसल विलेज में जो स्टोरी थी वो हमने समझी। सो लोकल गवर्नमेंट्स कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, है ना। जो लोकल इंटरेस्ट है उसको सेफ रखने के लिए, ठीक है, क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। जैसे एक स्टोरी बताऊं, ट्राइबल्स की मैं अगर बात करूं, ट्राइबल एरियाज़ में क्या होता है, आपको पता है कि ट्राइबल का जो कल्चर है ना वो अलग है ना। तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर जो ग्राम पंचायत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वहाँ के रहने वाले ट्राइबल्स के कल्चर और उनकी लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो हुआ क्या था, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो हुआ क्या था कि एक पर्टिकुलर कंपनी, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन किसी एक ट्राइबल विलेज में क्या करना चाहती थी, माइनिंग करवाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिर वो लोग एक तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कह देती है कि ठीक है कर लो। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, ये लोग क्या करेंगे, टैक्स वगैरह पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और एमएनसी जो थी, जो माइनिंग का काम था उसमें उसका तो प्रॉफिट था सीधा सीधा, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिसाइड होगी। जब ये चीज़ ग्राम पंचायत को पता चली, उस पर्टिकुलर गांव के ग्राम पंचायत को और सब लोगों को पता चली कि यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनिंग होने वाली है, जंगल को तबाह कर दिया जाएगा, पानी भी एक तरीके से पोल्यूट हो जाएगा और तुम सब लोगों को क्या किया जाएगा, कहीं और भेजा जाएगा। तो क्या किया उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास करा कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। ग्राम पंचायत ने एंड पूरे के पूरे, पूरा का पूरा गाँव एक साथ आया, ठीक है, एंड सब लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एट द एंड फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची एंड एट द एंड इस पर्टिकुलर एमएनसी का ये जो परमिशन उसको मिल गई थी यहाँ पर, वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई कि अब यहाँ पर माइनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। मूल में क्या है, इस स्टोरी से क्या समझना है, समझना ये है कि जब भी किसी लोकल इंटरेस्ट की बात आएगी ना, तो जो ग्राम पंचायत है वो हमेशा क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी एंड सब लोग जब एक साथ आकर के काम करेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट को इस तरीके से बचा सकते हैं, अपने रिसोर्सेज के लिए वो इस तरीके से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या करा, अंडरस्टैंड करा कि जब स्टेट गवर्नमेंट भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी बहुत सारे अदर इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको अपने फाइनेंस को भी देखना है, अदर चीज़ों को भी देखना है एंड नेशनल गवर्नमेंट की तो एरियाज़ ही अलग अलग हैं, ठीक है, उसको तो किसी और बहुत बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं उसको सारी चीज़ें वो देखनी है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट का देखना है, बट लोकल लोगों का कौन देखेगा, लोकल लोगों का, जो लोकल लोगों की जो गवर्नमेंट है वो देखेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पर क्या समझा हमने, अब ये कुछ एरियाज हम लोगों ने समझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझे, साथ ही साथ यहाँ पर बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। हमें पता है कि लोकतंत्र में क्या है, पार्टिसिपेशन है, लोकतंत्र में क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो इट इज़ ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी, है ना। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसकी अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर जो स्टोरी हम लोगों ने समझी कि स्ट्रॉन्ग एंड द वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट्स इंश्योर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। तो जब भी लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो तो इंश्योर होता ही है, क्योंकि हमने देखा कि सभी लोग एक साथ आकर के क्या कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट स्टोरी में जो सीहोर की जो स्टोरी हमने पढ़ी, वहाँ पर एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन ही तो हो रहा है, पूरे गांव का डेवलपमेंट करने के लिए हर व्यक्ति क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। साथ ही साथ में अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हुई। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो ग्राम पंचायत में जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही भी तय हुई, कि क्योंकि उनको लोगों ने चुना था कि आप हमारे गांव के लिए विकास करोगे,
आप हमारे इंटरेस्ट की जब बात आएगी तो आप हमें प्रोटेक्ट करोगे। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो अभी जो हमने 2 स्टोरी हम लोगों ने समझी, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो रही है और साथ ही साथ में जो पार्टिसिपेशन है वो भी क्या हो रहा है, इंश्योर हो रहा है। ठीक है, सो it is at the level of the local government that the common citizen can be involved in decision making concerning their lives, their needs and above all their development। तो लोकल लेवल पर ही ये चीज़ पॉसिबल होती है कि जो भी डिसीजन है जो हर व्यक्ति के लाइफ को सीधा इम्पैक्ट कर रहा है, डायरेक्ट तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, वहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आवाज़ उठा सकते हैं सीधा सीधा। अगर उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, उनकी नीड से जुड़ी हुई कोई चीज़ है या उनकी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, तो वो लोग सीधा वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इसीलिए हम लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया था कि ये क्या है, इसकी वजह से ये जो हमारी ग्राम लेवल पर जो चीज़ें हो रही है, जो ग्राम पंचायत है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, उससे हमारी एक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सब लोग एक साथ आते हैं, मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, तब जा करके चीज़ें क्या हो रही है, एक तरीके से चल रही है। ठीक है, तो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा जो क्लोजेस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम में भारत में चल रही है, तो वो कहाँ चल रही है, लोकल लेवल पर। ठीक है, सिमिलरली और बताया गया है यहाँ पर कि अगर हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें या ये समझे कि लोकल गवर्नमेंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि ऐसे टास्क, सीधी सी बात है, अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि अगर सपोज हमें अमेरिका के साथ पॉलिसी क्या रखनी है, ठीक है, चाइना अगर बाउंड्री में आ रहा है, चाइना अगर इंडिया में घुस रहा है, तो क्या स्टेप लेने हैं, क्या ये हम लोग गाँव के लेवल पर बैठ करके डिसाइड करेंगे क्या? नहीं कर सकते ना, ये तो नेशनल लेवल का इशू है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी गांव में कोई मुद्दा उठ रहा है, ठीक है, किसी गांव में अगर बिजली नहीं है या किसी गांव में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वहाँ के रहने वाले किसानों को बहुत ज़्यादा कोई समस्याएं हो रही है, वहाँ पर रहने वाले किसान सुसाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, कर्ज की वजह से, ठीक है, या वहाँ पर रहने वाली महिलाओं को क्या हो रहा है, एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है। सो इतने सारे अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं लोकल लेवल पर किसी एक गाँव में, एक स्पेसिफिक सेक्शन को। तो अब ये मुद्दा कौन उठाएगा? तो अगर लोकल मुद्दा है तो ये लोकल लेवल पे जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं के हाथ में छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं अपने गवर्नमेंट के साथ में, अपने मुद्दों के साथ में ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, है ना? नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की जो सरकारें हैं उनको पता नहीं होता कि गाँव के लेवल पर क्या हो रहा है। तो जब लोकल जानकारी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये सारे इश्यूज़ को जो डील कर सकता है बेटर तरीके से, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट ही है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट्स इज ऑल्सो लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो जो लोकल इश्यूज़ है, उन लोकल इश्यूज़ में लोकल पार्टिसिपेशन भी होगा। लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ पर, अपनी समस्याओं को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएंगे, खुद उस पर्टिकुलर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जब लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा मजबूत हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है, तो हमारी पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, वो भी क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन यहाँ पर हो रहा है। और पूरा एक तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पा रहा है। पूरा एक तरीके से क्या हो पा रहा है, जब हमारी लोकल गवर्नमेंट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पा रहा है। एंड पूरा का पूरा ये आइडिया जो है, जो गांधी जी का जो आइडिया है, गांधी जी का आइडिया क्या है, गांधी जी का आइडिया ये था कि भारत में जितने भी ग्राम है ना, यानी कि भारत में जितने भी गांव हैं, वो खुद अपना डेवलपमेंट करे। ठीक है, वो ग्राम स्वराज के बारे में बात करते थे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ग्राम स्वराज का जो गांधी जी का जो आइडिया है कि हर गांव भारत में इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकली एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो, किसी शहर पर डिपेंडेंट ना हो, और हर गांव में पॉलिटिकली एक अलग सरकार हो ताकि वो उस गांव के लोगों की हर डिमांड को, हर नीड को एड्रेस कर सके। ये पूरा आइडिया था ग्राम स्वराज का। तो ये जो सारे आइडियाज़ हैं, ये सारे आइडिया कैसे फुलफिल हो पा रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो सही तरीके से काम कर रही है। एंड इससे हमारा ये हम लोगों ने पूरा आइडिया अंडरस्टैंड करा कि लोकल गवर्नमेंट्स की आखिरकार ज़रूरत क्या है। ठीक है, मोटे तौर पर आपको दो से तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएगी। लोकल लेवल पर जो इश्यूज़ होते हैं वो लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनको बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कि अगर जो लोकल लेवल पर जो इश्यूज़ है वहाँ पर सब गाँव के लोग एक साथ आकर के डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बेहतर तरीके से वो लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम कर पाएगा। एंड पूरे
पूरा जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो हमारा गवर्नेंस है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है, वो और ज़्यादा बेटर तरीके से इस तरीके से हो पाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सेकेंड टॉपिक से शुरू करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि भारत में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो कब से आनी शुरू हुई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।